किसान भाइयों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, खरीफ की सबसे महत्वपूर्ण फसल धान की फसल खेतों में खड़ी लहलहा रही है। 2 महीने हो गए हमारी इस फसल के लिए। अब इस समय कुछ किसान भाई जिंक का प्रयोग कर रहे हैं, कुछ टॉप ड्रेसिंग कर रहे हैं। तो जो वर्तमान समय चल रहा है हमारी धान की फसल का, इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हैं जो किए जाने चाहिए, इस बारे में हमने बातचीत की डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह से, जो कि विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं कृषि विज्ञान केंद्र धौरा उन्नाव से। किसान भाइयों नमस्कार, मैं शैलेश कुमार सिंह कृषि विज्ञान केंद्र धौरा उन्नाव से आपको आज हमारी जो धान की खड़ी फसल है, जिसमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी है जिससे कि हमारा उत्पादन बढ़ सके, हमारी फसल को कोई नुकसान न हो, हमारी जो हमने कड़ी मेहनत जो की है धान रोपाई से लेकर अब तक, उससे वो आगे भी बरकरार रहे और हमारा अच्छा उत्पादन हो सके। किसान भाइयों, इस समय जो हमारी खड़ी फसल है आप पीछे देख रहे हैं, इसमें इस समय इस तरह की पत्तियां हो गई हैं, जो पत्तियां ऊपर की तरफ जो है लाल लाल हो गई हैं। पहले तो पीली पड़ती हैं, पीली पड़ने के बाद सूखने लगती हैं ऊपर से, और फिर ऐसा रंग हो जाता है जैसे पान खाकर आदमी थूक देता है, उस तरह का इसका रंग हो जाता है। और ये आप देखेंगे कि धीरे धीरे पूरी पत्तियां से होते हुए वो पूरे पौधे में फैल जाता है, और फैलने के बाद हमारा उत्पादन है काफी प्रभावित होता है, क्योंकि पत्तियां जो हरी न रहने के कारण पीली उनका रंग चेंज हो जाता है, बदल जाता है, इसलिए उत्पादन प्रभावित होता है। और ये होता है किसान भाइयों जिंक की कमी के कारण, जिसको कहते हैं खैरा रोग। अगर हम रोपाई के समय ही बेसल में जिंक का प्रयोग 25 किलोग्राम जिंक प्रति हेक्टेयर की दर से कर दिए होते तो ये खड़ी फसल में हमारी समस्या न आती। लेकिन हमने अगर प्रयोग नहीं किया है तो ये समस्या जो जिंक की कमी के कारण जो खैरा रोग हो रहा है वो आ गया है। इसलिए किसान भाई इसको ध्यान रखें कि अगर आपके खेत में कुछ पौधों में इस तरह की बीमारी दिख रही है, ऊपर से टिप से पत्तियां भूरी होके और धीरे धीरे नीचे तक जा रही हैं और पत्तियां सूख जा रही हैं, तो इसके लिए आप प्रति हेक्टेयर की दर से किसान भाइयों 20 किलोग्राम यूरिया और 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से 800 लीटर पानी में मिलाकर आप स्प्रे करें। और स्प्रे करने के बाद इस बीमारी से आप नियंत्रण पा सकते हैं। 10 दिन बाद किसान भाइयों आप पुनः देखें खेत में जाकर कि यदि आपके ये कंट्रोल नहीं हुआ है या कुछ पौधों में रह गया है, कुछ पौधों में हो गया है नियंत्रण, कुछ में नहीं हुआ है, तो आप यही दवा का जिंक सल्फेट 5 किलो और 20 किलोग्राम यूरिया पुनः आप स्प्रे कर सकते हैं। जो हमारे किसान भाई हेक्टेयर नहीं समझ पा रहे उनके लिए मैं बीघा में कहना चाहता हूं कि 1.25 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 5 किलोग्राम यूरिया प्रति बीघे के हिसाब से आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये तो बात हो गई जिंक सल्फेट की कमी के कारण जो हमारे खेत में काफी समस्या आ जाती है। खास तौर से जो हमारी उसरीली जमीन होती है किसान भाइयों, वहां ये समस्या ज्यादा आती है। आजकल जिंक सल्फेट खरीदने के लिए किसान भाइयों मैं आपको एक बात बता दूं कि मार्केट में, बाजार में आप जाते हैं तो काफी नकली जिंक सल्फेट की संभावना होती है आपको मिलने की। तो उसके लिए ध्यान रखें कि आप जिंक सल्फेट को जब हाथ में लेंगे, हाथ में लेके उसको दबाएंगे तो उसमें लसापन आता है। और जिंक सल्फेट के जो भी दाने होते हैं वो सभी एक बराबर साइज के दाने होते हैं, सफेद रंग का होता है। ये आप ध्यान करके और किसी भी अपने सरकारी संस्थान जो आपकी कृषि रक्षा इकाई है या वहां से आप खरीद सकते हैं। दूसरी बात मैं करना चाहूंगा किसान भाइयों, इस समय हमारी यूरिया की टॉप ड्रेसिंग की, जो यूरिया की टॉप ड्रेसिंग है वो बहुत जरूरी है। जो हमारे किसान भाई 2 प्रकार के धान की प्रजातियां ले रहे हैं इस समय, एक तो जल्दी पकने वाली और एक देर से पकने वाली। जो जल्दी से पकने वाली हमारी प्रजातियां हैं किसान भाइयों, उसके लिए आपने नाइट्रोजन 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से नाइट्रोजन का प्रयोग किया होगा। और जो हमारी देर से पकने वाली प्रजातियां या मध्यम या देर से पकने वाली प्रजातियां हैं, उसके लिए आपने 150 किलोग्राम नाइट्रोजन का प्रयोग किया होगा, जिसमें आपने आधा नाइट्रोजन बुआई के समय डाल दिया होगा। तो बचता है हमारा जो शेष नाइट्रोजन। अगर आपने कम समय वाली प्रजाति ली है, जल्दी पकने वाली प्रजाति ली है, तो आप 120 किलो नाइट्रोजन में आपने 60 किलोग्राम नाइट्रोजन बेसल के समय प्रयोग कर दिया। शेष बचा जो आपका 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, वो 2 भागों में आपको प्रयोग करना है। पहला, जब हमारे धान में किल्ले निकलने की अवस्था आती है, किल्ले निकलने की अवस्था या टिल्डिंग की जो अवस्था आती है, उस समय आप 30 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग करें। और दूसरी जो हमारी अवस्था आती है बाली बनने की पूर्व की अवस्था, उसमें आप 30 किलोग्राम नाइट्रोजन का प्रयोग करें। शेष जो हमारी जो मध्यम या देर से पकने वाली प्रजाति है, जिसमें हमने कहा था कि 150 किलोग्राम नाइट्रोजन का प्रयोग करें, तो उसमें आपने 75 किलोग्राम नाइट्रोजन जो है बुआई के समय ही प्रयोग कर दिया होगा। तो शेष जो बच रहा है 75 किलोग्राम, उसको 2 बार में 37.5 किलोग्राम नाइट्रोजन जो है आप किल्ले निकलते समय प्रयोग करें। और शेष 37.5 किलोग्राम जो नाइट्रोजन है उसका प्रयोग आप बाली बनने से पूर्व की अवस्था में प्रयोग करें। किसान भाइयों,
खाद एवं जो भी यूरिया की आप टॉप ड्रेसिंग कर रहे हैं उसमें ध्यान रखें कि जो आपको संस्तुत बताया जाता है उतना ही प्रयोग करें। अत्यधिक आप खाद की मात्रा का प्रयोग करते हैं तो हमारी फसल के लिए फायदेमंद नहीं, नुकसानदायक होता है। वो हमारा जो खाद हमने या यूरिया जो अधिक दी है वो खेत में ही रह जाता है और वो लीचिंग की प्रक्रिया के द्वारा जमीन में जो हमारे नीचे पानी है उसमें चला जाता है। ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी, कुछ किसानों के बारे में, हमारे जो गांव के किसान हैं उनके बारे में एक भ्रम रहता है कि हम यूरिया टॉप ड्रेसिंग कर रहे हैं या स्प्रे कर रहे हैं, इसमें साहब क्या अंतर होता है। ध्यान रखें किसान भाइयों, यूरिया की टॉप ड्रेसिंग और यूरिया की स्प्रेइंग, हम स्प्रे कर रहे हैं उसमें हम पानी में मिलाकर स्प्रे कर रहे हैं तो हमारी एक तो खाद की मात्रा कम हो रही है। दूसरा चीज, सीधे वो पौधों को दवा मिल रही है। जैसे आदमी को डायरेक्ट एक इंजेक्शन दिया जाता है और एक गोली के द्वारा दवा खिलाई जाती है, तो जो इंजेक्शन के द्वारा दवा दी जाती है वो जल्दी फायदा करती है। इसलिए हम स्प्रेइंग करते हैं कि आज अगर हम स्प्रे, हमारे खेत में अगर खैरा रोग आ गया है तो हम अगर आज स्प्रे कर रहे हैं तो कल या परसों तक उसका निदान हो जाता है। तो इस तरह किसान भाइयों, अगर आप समय के रहते हुए समय से जिंक की कमी जो हमारे खेत में हो रही है या यूरिया की टॉप ड्रेसिंग जो 2 अवस्थाओं पे करनी है, यदि आप नहीं करेंगे तो आपका उत्पादन कम हो जाएगा भाइयों, आपकी मेहनत का नुकसान होगा। इसलिए इन 2 अवस्थाओं को ध्यान रखते हुए यूरिया की टॉप ड्रेसिंग अवश्य करें। इसके अतिरिक्त किसान भाई और ध्यान देने योग्य की बात है कि जैसे हमारे खेत में धान के समय में खरपतवार काफी आ जाते हैं, जैसे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं और सकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं, और रोपाई के समय हमने दवा का प्रयोग किया होगा, रासायनिक दवाओं का प्रयोग किया होगा। अगर नहीं किया है, आपने दवा का प्रयोग किया है, काफी हद तक अगर कंट्रोल हो गया, नहीं हुआ है, तो उसमें जो भी खरपतवार आपकी धान के, जो आपने धान की प्रजात लगाई है, उसके अलावा जो भी खरपतवार हैं, जैसे आप खेत में देख रहे हैं, वो सारे खरपतवार आप खेत में से निकाल दीजिए। किसान भाई, इस चीज को आप अवश्य ध्यान रखें कि यदि आपने कोई प्रजात लगाई है, जैसे नरेंद्र 359 है या सांबा मंसूरी है या CSR 36 है, जो भी आपने प्रजात लगाई है, उसके अतिरिक्त भी कोई प्रजाति आपके उस खेत में है तो वो भी वैज्ञानिक ढंग से खरपतवार है, इसलिए उसको भी आप अपने खेत से अवश्य निकाल दें। खरपतवार निकालने के बाद आप ध्यान रखें कि जो खेत के किनारे की मेड़ है, उस किनारे की खेत की मेड़ों को भी आप साफ रखें, क्योंकि जो मेड़ में कीड़े मकोड़े होते हैं उनके द्वारा हमारे खेत को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए ये जरूरी है किसान भाइयों कि आप खेत के किनारे की मेड़ को साफ रखें, खेत के अंदर जितना भी खरपतवार है उसको साफ रखें। जो हमारे ऑफ टाइप के प्लांट है, मतलब जो धान की दूसरी प्रजाति के पौधे हैं, उनको आप खेत से निकाल दीजिए, और तब जाके आपका खेत एक तरह से एक प्रजाति का, एक प्रकार के धान का बिल्कुल स्वच्छ खेत है। इसके बाद बात आती है किसान भाइयों कि अब हमारी जो स्थिति आ रही है, फलियों में फली बनने की या बाली बनने की अवस्था आ रही है। जो हमने बताया आपको कि बाली बनने से पूर्व आप यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करते हैं। अब जो बाली बनने की अवस्था आती है किसान भाइयों, इसमें इस समय चूंकि पूरे क्षेत्र में यह समय होता है बाली बनने की अवस्था, और इसमें गंधी का प्रकोप बहुत ज्यादा होता है। अभी आप देखेंगे कि किस तरह की बालियां बन रही हैं, बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था है, उसमें गंधी का प्रकोप होता है। उसके नियंत्रण किसान भाइयों, मैलाथियान धूल जो है 20 किलोग्राम मैलाथियान धूल प्रति हेक्टेयर की दर से बुरकाव करें, तब आप उस गंधी कीट से नियंत्रण पा सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों, जो हमारी खड़ी फसल है, इस खड़ी फसल में चूंकि बरसात का मौसम है, बारिश हो रही है, तब तो आप ठीक है, हमारे खेत में पानी भरा हुआ है, आप जैसा देख रहे हैं पीछे, इस तरह खेत में पानी भरा रहना चाहिए। लेकिन किसान भाइयों, यदि बारिश नहीं हो रही है, मौसम हमारा मतलब बारिश लायक नहीं है, या तो धूप पड़ रही है या सूखा पड़ रहा है, और खेत में पानी नहीं है, तो खास तौर से ध्यान रखें किसान भाइयों, बाली बनने की प्रारंभिक अवस्था जो हमारी है, जो धान की हमारी दुग्धावस्था है, जो धान में हमारे जो बाली बनने की अवस्था है, इन अवस्थाओं पर खेत में नमी, मतलब खेत में पानी अवश्य भरा रहे। यदि आप इन अवस्थाओं पर पानी की कमी कर देंगे किसान भाइयों, तो आपका जो उत्पादन है वो कम हो जाएगा, दाना जो है वो सिकुड़ जाएगा और उत्पादन कम हो जाएगा। ये बात थी किसान भाइयों। और इसके अतिरिक्त जब आपका तैयार हो जाए खेत, जब हमारी फसल कटने के लायक हो जाए, तो ध्यान रखें कि फसल हमारी गिर ना पाए। उस समय जब फसल हमारी पक रही है तो उसमें पानी न भरें। पानी अगर भरेंगे तो फसल आपकी गिरने का डर रहेगा, और गिरने के बाद आपका उत्पादन प्रभावित होगा। दाना को निकाल के दांत से काट कर देखें। दाना जब टाइट लगे काटने में, एक तो काटेंगे आप दाना तो दूध निकलेगा, उसके बाद जब आप दाने को दांत से काटें और टाइट लगे, कड़ा लगे, तो समझ लीजिए कि आपकी फसल परिपक्व हो गई है और अब काटने की अवस्था आ गई है। तो ये था किसान भाइयों कि आप शुरू से लेके धान की रोपाई के बाद से लेके और फसल पकने तक
कौन कौन सी अवस्थाएं हैं जिस पर आप, यदि आप इन सारी अवस्थाओं में सामयिक कार्य समय से करेंगे, सारे प्रिकॉशंस लेंगे, सारी अवस्थाओं को समय से करेंगे, तो आपका उत्पादन निश्चित ही होगा, बहुत अच्छा उत्पादन होगा। किसान भाइयों, हम अपने कार्यक्रम में अक्सर इस बात पर चर्चा करते रहते हैं कि श्री पद्धति द्वारा धान की जो है रोपाई की जाए, इससे आपको लाभ होगा, लागत कम आएगी, उत्पादन बढ़ेगा। और इस पद्धति से जिन्होंने किसान भाइयों ने रोपाई की है, उन्हें एक बहुत ही फायदे की बात पता चली है। एक ऐसा यंत्र आया है जो आपको खरपतवार वाली समस्या से निजात दिला देगा। आप सोच रहे होंगे कौन सा यंत्र है? वो यंत्र है कोनोवीडर, जो आपकी खरपतवार वाली समस्या को खत्म कर देगा। खरपतवार नियंत्रण की बहुत सारी विधाएं हैं, आप जानते हैं, लेकिन उसी विधा में एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिसका नाम है पैडी कोनोवीडर। पैडी कोनोवीडर उस खेत में काम करती है जिसमें लाइन से धान की बुआई हुई है या तो एसआरआई पद्धति से धान की रोपाई हुई है। किसान भाइयों, ये ऐसा यंत्र है जो लाइन के बीच में जितने खरपतवार हैं उसको पहले उखाड़ता है, फिर उसको उसी मिट्टी में मिला देता है, जिससे घास जो है हरी खाद में बदल जाती है। इस प्रकार ये यंत्र खरपतवार को खाद में बदलने का काम करता है तथा इससे बहुत बड़ा लाभ ये है कि 1 बीघा खेत की निराई 2 आदमी दिन भर में आसानी से कर देते हैं, जबकि ऐसे निकाई में 10 से 15 लेबर लगते हैं। ये मशीन किसान भाइयों छूट पर उपलब्ध है। पहले ये मशीन यूपी एग्रो में शामिल नहीं की गई थी, लेकिन पिछले 2 वर्ष पहले यूपी एग्रो ने इसको शामिल किया है। इसका दाम 1200 रुपये है। इस समय 50% छूट पर यह मशीन उपलब्ध है। किसान भाई यूपी एग्रो के माध्यम से मशीन प्राप्त कर सकते हैं। कोई दिक्कत अगर उन्हें है तो कृषि विज्ञान केंद्र धौरा पर हमसे संपर्क करके भी ये मशीन प्राप्त कर सकते हैं। इस मशीन के प्रयोग से एक तो लेबर को कोई दिक्कत नहीं होती, उसके कमर में दर्द नहीं होती, खड़े खड़े लेबर इस खेत की निकाई कर सकता है, जैसा कि आप सब खेत में देख रहे हैं। इस प्रकार ये मशीन आपके लिए बहुत उपयोगी है तथा इससे उत्पादन भी बढ़ जाता है। जब 25 से 30 दिन फसल हो जाए धान की, उस समय खरपतवार ज़्यादा निकलता है, आप तुरंत ही इस मशीन का प्रयोग करके खरपतवार को खेत में दबा दीजिए। हाँ, सावधानी ये बरतने की आवश्यकता है कि खेत में कम से कम 5-6 सेंटीमीटर पानी भरा रहे। जब पानी भरा रहेगा तो आसानी से ये मशीन खरपतवार को मिट्टी में मिला देगा, जिससे वो हरी खाद में बदल जाएगी। इसलिए आप सभी लाइन से बुआई करें और इस मशीन का प्रयोग करें, आपका उत्पादन बढ़ेगा, कम लेबर लगेंगे, समय की बचत होगी। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा
और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हरकू भैया एक कारण मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। श्यामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा, आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। एनएचएम बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। किसान भाइयों, फल एवं सब्जियों का उत्पादन हम लोग करते रहते हैं, लेकिन आपको पता है कि ये फल और सब्जियों से कितने प्रकार के जो है कृषि उत्पाद, मतलब इन पर आधारित सब्जियों फलों से तैयार किए जाने वाले न मालूम कितने प्रकार के उत्पाद इससे तैयार हो सकते हैं, और आप खाते भी हैं और बाजार में बिकते भी हैं और वो लोग लाभ कमाते हैं। आप इसका जो है लाभ उठाइए, ये कैसे तैयार किए जाते हैं, इस विषय पर जो फल एवं सब्जियों के प्रसंस्करण विषय पर हमने बातचीत की डॉक्टर अर्चना सिंह, जो कि विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं कृषि विज्ञान केंद्र धौरा उन्नाव से। जैसा कि हम सब जानते हैं, एक ओर दिन प्रतिदिन बढ़ रही है हमारी जनसंख्या, वहीं दूसरी ओर बढ़ रही है बेरोजगारी। उससे लड़ने का एक बहुत ही अच्छा उपाय है स्वरोजगार को अपनाना। अब हमारे सामने प्रश्न ये उठता है कि स्वरोजगार के रूप में हम किस चीज को अपनाएं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसके लिए एक बहुत ही अच्छा उद्यम है और वह है खाद्य प्रसंस्करण। अब प्रश्न ये उठता है कि खाद्य प्रसंस्करण क्या है। यह एक विधा है जिसके द्वारा हम हर मौसम में होने वाली फल एवं सब्जियों को लंबे समय तक उपयोग में लाने के लिए उसको उपयोगी बनाते हैं, इस्तेमाल करते हैं इसके लिए कुछ प्रिजर्वेटिव, जिन्हें हम परिरक्षक तत्व कहते हैं। अब हमारी ग्रामीण महिलाएं इसको बहुत ही अच्छे से अपना सकती हैं, समूह के रूप में गठित होकर या व्यक्तिगत रूप से। प्रश्न ये उठता है कि हम किन फल एवं सब्जियों को लें खाद्य प्रसंस्करण के तौर पर। तो आप किसी भी फल एवं सब्जी को ले सकते हैं जो उपलब्ध है आपके क्षेत्र में, आपके खेत में, आपके बाग में। अर्थात आम है, आंवला है, लहसुन है, हरी मिर्च है, गाजर है, अदरक है, इत्यादि इत्यादि। अर्थात यह एक ऐसा उद्योग है जिसके लिए आपको कच्चा माल आपके ही क्षेत्र पर मिलेगा, प्रसंस्करण तकनीकी सीखनी होगी आपको किसी संस्थान से, और उपभोक्ता भी आपके क्षेत्र में है। साथ ही साथ आपके पास है स्थान। ये स्थान बहुत जरूरी है इस उद्यम को लगाने के लिए। अब हम किन किन फल एवं सब्जियों से तैयार कर सकते हैं उत्पाद। तो आम के बहुत सारे उत्पाद बनाए जा सकते हैं, जैसे आम का पल्प एवं आम का कच्चे आम को हम प्रिजर्व कर लें तो पूरे साल उससे बना सकते हैं अचार। आम के पल्प को यदि हमने प्रिजर्व किया है तो उससे हम पूरे साल अमावट बना सकते हैं, आम का स्क्वैश बना सकते हैं और साथ ही तैयार कर सकते हैं अमावट। किसान भाइयों, इस समय लहसुन का समय चल रहा है और हम देखते हैं हमारे किसान भाई बहुत ही सस्ते दरों पे लहसुन को बाजार में बेच रहे हैं। इस समय इसकी कीमत चल रही है 20 रुपए से 30 रुपए की बीच। तो आज हम आपको एक विधि बताएंगे इसको प्रसंस्कृत करके कैसे आप पूरे साल इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन को प्रसंस्कृत करने की तकनीक बहुत ही आसान है। हमारी ग्रामीण महिलाएं सब्जियां बनाती हैं तो लहसुन छीलती हैं, लेकिन वो एक जटिल प्रक्रिया है। उसको थोड़ा आसान करने के लिए आपको लहसुन को फोड़ लेना है, दाने अलग कर लेने हैं, पानी में भिगा देना है। 5-6 घंटे जब ये पानी में भीग जाए इसको हाथ से मसल दीजिए।
इसका छिकला निकल जाएगा। इसके बाद लहसुन को पर्याप्त पानी डाल करके इतनी देर तक गर्म करिए कि आपका पानी खौलने लगे, दाना थोड़ा सा मुलायम हो जाए। इसके पश्चात आप फिर से पानी ठंडा हो जाए तब इस लहसुन को उसी पानी में रगड़ दीजिए, आपका पूरा छिकला निकल जाएगा। लहसुन को अच्छी तरह से छील लेने के उपरांत इसका पूरा पानी निकल जाए, तत्पश्चात इसमें मिलाना है आपको नमक, हल्दी और नींबू का रस। नमक होगा आपका 10% अर्थात 1 किलो लहसुन में 100 ग्राम नमक। हल्दी होगी 1% अर्थात 1 किलो लहसुन में 10 ग्राम हल्दी और 1 किलो लहसुन के लिए 100 ग्राम नींबू का रस। इन तीनों चीजों को आप अपने लहसुन में अच्छी तरह से मिला दें और किसी डब्बे में भर करके रख दें। अब ये लहसुन आपके लिए पूरे साल उपलब्ध रहेगा, जब भी आप चाहें इसका अचार बनाएं। मनवांछित इसमें मसाले मिला सकते हैं। मुख्य तौर से जो मसाले मिलाए जाते हैं वो है अजवाइन, सौंफ, हींग, मेथी। इसके अलावा इसमें मगरेल, सरसों भी मिला सकते हैं। इस तरह से आप लहसुन का अचार बनाएं पूरे साल और अच्छी दरों से मार्केट पर बेच सकते हैं। इसकी मार्केट में बहुत ही अच्छी डिमांड है और मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसकी गाँवों में अभी बहुत ही कम प्रसंस्करण इकाई स्थापित हुई हैं। इसके अलावा और जो फल और सब्जियां हैं जिनको हम उपयोग में ला सकते हैं वो है आपकी हरी मिर्च। किसी भी फल एवं सब्जी को यदि आप प्रसंस्करित करना चाहते हैं तो उसकी 2 विधियां हैं। एक जैसा मैंने अभी लहसुन के लिए बताया, हल्दी, नमक और नींबू का रस मिलाकर। दूसरा है 20% नमक के घोल में अर्थात 1 लीटर पानी में 200 ग्राम नमक डालें और उसमें आप अपनी जिस भी सब्जी को संरक्षित करना चाहते हैं, जैसे कि आपका करौंदा है, आम है, उसको आप उसमें डाल दें और ढक्कन बंद करके रखें। इसको आप टैंकरों में भी प्रिजर्व करके रख सकते हैं अर्थात कुंटल, 2 कुंटल, 3 कुंटल जैसी आपकी डिमांड है और समय अनुसार इसको निकालते रहें एवं ताज़ा अचार बनाकर मार्केट में बेचते रहें। अब हमारे सामने प्रश्न यह उठता है कि हमने यह तो ठान ली कि हम इसे स्वरोजगार के रूप में अपनाएंगे, किंतु हमें कौशल कहाँ से प्रदान होगा इसका, साथ ही साथ आवश्यकता है हमें वित्तीय सहायता की। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, खाद्य प्रसंस्करण के लिए बहुत सारी संस्थाएं हैं जो आज के समय में वित्तीय सहयोग प्रदान कर रही हैं, जैसे कि नाबार्ड है, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण है, जैव प्रौद्योगिकी विभाग नई दिल्ली है। इसके अलावा कौशल परक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र भी स्थापित है। साथ ही आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है जो कि एक पाठ्यक्रम चला रहा है 1 वर्षीय, 1 वर्षीय। उसमें भी आपको इसका पूरा कौशल प्रदान किया जाता है कि कैसे आप विभिन्न उत्पादों को बनाएंगे, किस तरह से प्रोजेक्ट प्लान करेंगे और किस तरह से बैंकों से आप वित्तीय सहायता प्राप्त करेंगे। साथ ही प्रशिक्षण कार्यक्रम आपको यह भी बताता है कि आप मार्केट में अपने उत्पाद को लेकर कैसे जाएंगे। बड़ी खुशी की बात है कि अपना कृषि विज्ञान केंद्र उन्नाव इस पाठ्यक्रम का अध्ययन केंद्र है, अर्थात आप यहाँ से भी इसका अध्ययन कर सकते हैं। एक और भी अच्छा माध्यम है स्वयं सहायता समूह का गठन। आप यदि बैंक से लोन लेने जाते हो तो बैंक आपसे कुछ न कुछ अवश्य मांगता है पत्रावली के रूप में, किंतु यदि आपने समूह का गठन कर दिया है तो आपको किसी पत्रावली की आवश्यकता नहीं है। आप अपने समूह के नाम से बैंक में खाता खोलेंगे, समूह के नाम से अपने क्रियाकलाप को चलाएंगे और आपके समूह के नाम ही वित्तीय सहायता प्राप्त होगी जो आप समय समय पर उपयोग करते रहेंगे। साथ ही एक और भी खास बात है कि समूहों के उत्पाद को बेचने के लिए किसी तरह के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। ये अपने समूह के नाम से ही उत्पाद को मार्केट में बेच सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र उन्नाव मार्केटिंग के क्षेत्र में अग्रणी कार्य कर रहा है। ये स्वयं सहायता समूह के सदस्य जो भी उत्पाद बनाते हैं उनको मार्केट तक पहुंचाने के लिए FPO लाइसेंस ले रखा है और इस लाइसेंस के माध्यम से उत्पाद को मार्केट तक ले जाता है। अतः हमारे जो भी ग्रामीण क्षेत्र के किसान भाई एवं बहनें इस उद्यम को अपनाना चाहते हैं वह कृषि विज्ञान केंद्र उन्नाव से जुड़ सकते हैं मार्केटिंग के लिए, कौशल परक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए तथा अन्य मार्गदर्शन के लिए।